हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 राज्य राज्य राजा और प्राचीन गणराज्य इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग इससे पहले 4 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें कि फर्स्ट लेक्चर में तो हमें ओरिजिन के बारे में बताया था, और जो सेकंड लेक्चर था इसमें हम लोगों ने स्टोन एज को देखा था। थर्ड लेक्चर आरंभिक नगर में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें बताया गया है, और फोर्थ लेक्चर में हमने वैदिक एज के बारे में देखा और उसके पैरेलल मेगालिथिक कल्चर्स को भी देखा था। अब जो फिफ्थ लेक्चर हमारे पास है, यह है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इस चैप्टर में बेसिकली हमें महाजनपदों के बारे में बताया गया है, जो 16 महाजनपदों का उदय हुआ उनके बारे में। देखिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि वैदिक कल्चर जो था वो 1500 से लेकर के 600 बीसी के आसपास था। तो जो 600 बीसी का टाइम पीरियड है, इस समय हमें, ये आप देख रहे होंगे, इरेज कर देता हूँ मैं इसे, ये यहाँ पे यहाँ लिखा है महाजनपदों का उदय, और साथ में ये लिखा है नए धर्मों का उदय, जैन और बौद्ध। ये चीज़ें लगभग एक ही टाइम पीरियड की हैं, तो इसे हम 600 बीसी मान के चलते हैं। 600 बीसी तक हमें महाजनपद पूरे पूरे दिखाई देने लगते हैं। ये देखिए, ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये हमें 500 बीसी का यहाँ पे लिखा है। तो ये हमें इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे मगध एम्पायर है, उसके बाद अंग, वज्जी, इस तरह से ये 16 के 16 महाजनपद। अब इनका उदय कैसे हुआ? हम लोग तो वैदिक कल्चर पढ़ रहे थे, और वैदिक कल्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से वहाँ का कल्चर था। उनके लिटरेचर से हमें जानकारियाँ मिलती हैं, ऋग्वेद। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में, जिसका कालक्रम ये है 1500 से लेके 1000 बीसी, इस समय जनपदों का निर्माण हुआ। देखिए, ये कैसे कहानी शुरू होती है। वैदिक काल में हमने छोटे छोटे जनजातीय समुदायों को देखा था, जिन्हें जन कहा गया था, और उनका मुखिया हुआ करता था, जिसे राजन कहते थे। जैसे कि उसमें था कुरु जन, जन को विज भी कहा था, कुरु जन, भरत जन, पांचाल जन। ये जन आगे मिलकर जनपद, और बाद में 600 बीसी तक आते आते महाजनपद के रूप में परिवर्तित हो गए। हमें इन्हीं महाजनपदों की उत्पत्ति के बारे में, और साथ में महाजनपदों में भी एक मगध, ये 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 मगध, इन 16 में से ये मगध अकेला एक साम्राज्य के रूप में उभरा। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में भी हमें थोड़ा सा देखना है कि कैसे एक साम्राज्य का उदय हुआ। तो पहली हेडिंग हमारे पास है, कुछ लोग शासक कैसे बने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। तो अध्याय 4 वही वैदिक एज वाला था, जिसमें हम लोग जन या कबीलों की बात कर रहे थे। वहाँ पर जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले, 3000 साल पहले आप लगाइए अंदाज़ा, 2000 लगभग आज के, और ज़ीरो से पहले 1000, मतलब 1000 बीसी ये टाइम पीरियड जा रहा है। तो 1000 बीसी क्या था? ये लेटर वैदिक पीरियड था, उत्तर वैदिक काल। तो उस समय राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। देखिए, इसमें आपको इम्पोर्टेंट यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चेंजेस आए और क्या क्या चीज़ें कंटिन्यू रहीं, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखते हुए चलिएगा। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो उस समय एक बड़ी चीज़ हमें दिखाई देती है कि यज्ञों के द्वारा लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की, या अपना शक्ति प्रदर्शन किया, ये भी कह सकते हैं। ये स्लाइड में हमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया गया। इस तरह के यज्ञ हुआ करते थे। आप लोगों ने अगर अश्वमेध यज्ञ का जिक्र रामायण में भी देखा होगा। इस यज्ञ में क्या हुआ करता था, राजा एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ देता था, और जो कोई भी राजा उस घोड़े को रोकता था, इसका मतलब माना जाता था कि उसने उस राजा को चुनौती दी, और वो दोनों आपस में लड़ाई किया करते थे। इस प्रकार जिसने घोड़ा छोड़ा था, अगर वो जीत जाता था तो दूसरा राजा उसके अधीन मान लिया जाता था। इसके बाद उन राजाओं को भी यज्ञ में बुलाया जाता था। वो राजा अपने राजा के लिए उपहार लाया करते थे, और ये यज्ञ पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था। यही सब यहाँ पे बातें लिखी गई हैं। ये लास्ट में इस तरह भी लिखा है, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते। ये आप लोग पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हैं, पढ़ना चाहें तो। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के
एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो देखिए, ये आगे वर्ण व्यवस्था में हम लोग देखने भी वाले हैं कि किस तरह से शूद्रों को कई चीज़ों में शामिल नहीं किया जा रहा है, और ये चीज़ हमें लेटर वैदिक पीरियड में दिखाई दे रही है। वर्ण, तो वर्ण व्यवस्था का थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है, देखते हैं। इस समय उत्तर भारत में, खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में, कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। तो देखिए, वैदिक संहिता एक शब्द आता है। वैदिक संहिता में हमें मुख्यतः 4 ग्रंथ देखने को मिलते हैं, जिन्हें वेद कहा गया। उसमें ऋग्वैदिक काल, उसको ऋग्वेद के समय, वैदिक काल के समय ऋग्वेद, ऋग्वैदिक काल के समय ऋग्वेद, और उसके बाद जो है उसे उत्तर वैदिक कहा गया। वो इसीलिए कहा गया क्योंकि वो ऋग्वेद के बाद का काल है। और उस समय सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन तीनों ग्रंथों को लिखा गया। तो पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। तो ये वर्ण व्यवस्था जो थी, इसमें क्रोनोलॉजी में हम देखते हैं जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो अलग अलग कार्य प्रत्येक वर्ण के थे। लेकिन ऋग्वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी। इसका मतलब ये है कि जन्म आधारित नहीं थी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, वो ज़रूरी नहीं था। ब्राह्मण का बेटा वैश्य का काम भी कर सकता था, और वैश्य का बेटा पुरोहित भी बन सकता था, या फिर शूद्र का बेटा कोई और कर्म भी कर सकता था। इस तरह से वो जन्म आधारित न होकर कर्म प्रधान थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते इसने कठोरता ग्रहण कर ली, और अब ये धीरे धीरे जन्म आधारित हो गई कि ब्राह्मण का बेटा पुरोहित ही बनेगा, वो क्षत्रिय या वैश्यों वाले काम नहीं कर सकता। अब देखें, यहाँ लिखा भी है, पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। तो देखिए, यहाँ चारों वर्णों के काम यहाँ गिना दिए गए हमें कि ब्राह्मण वेदों का अध्ययन अध्यापन करेगा, उसके बाद क्षत्रिय युद्ध और लोगों की रक्षा करने का काम करेंगे, और जो वैश्य हैं वो किसान मतलब कृषक, पशुपालन और व्यापार इत्यादि का कार्य करेंगे, और जो शूद्र है वो बाकी तीनों वर्णों की सेवा का काम करेगा। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, और शूद्रों को अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। मतलब इस तरह के कर्मकांड, जो वैदिक कर्मकांड है, इनका अधिकार उनसे छीन लिया गया था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। देखिए, औरतों की स्थिति ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी। हमने देखा था कि उसमें वेदों में भी ऋचाओं की रचना, ऋचा सूक्त को ही कहते हैं, उसमें वैदिक मंत्रों की रचना में भी महिलाओं की भागीदारी रही थी। लेकिन यहाँ पे आके औरतों को शूद्रों के समान मान लिया गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। देखिए, जिन वेदों में उनकी भागीदारी रही थी, उन्हें अब वेदों से ही वंचित कर दिया गया, उनके अध्ययन से ही। इसके बाद पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में, और धीरे धीरे ये देखिए, देखने वाली बात है, धीरे धीरे ये कठोरता इतनी हो गई कि कुछ वर्ग इसमें अछूत भी माने जाने लगे। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इसमें बेसिकली वो लोग हुआ करते थे जो कुछ निम्न वर्ग के काम किया करते थे।
साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क अपवित्र माना जाता था। धीरे धीरे इनके छूने से भी आदमी स्वयं को अपवित्र समझने लगे थे। कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। यहाँ है, कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। देखिए, जब इतनी कठिनाइयाँ धर्म में आ जाएंगी तो उसका विरोध भी स्वाभाविक रूप से होगा। इसी विरोध का परिणाम जैन और बौद्ध धर्म थे। वो लोग भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की भी आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ उतना प्रभाव नहीं था, जैसे कि पूर्वोत्तर का क्षेत्र। इसके बाद जनपद, हमारे पास हेडिंग है जनपद। तो जन से जनपद बने, और फिर जनपद से महाजनपद बने, और फिर महाजनपद से भी साम्राज्य का उदय हुआ। तो यही हमें देखना है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र में दिखाए गए हैं, ये मानचित्र भी देख लेते हैं। ये वैशाली, मगध, वज्जी, अंग, कौशाम्बी, कौशल, हस्तिनापुर, ये सभी। और ये आप देख रहे होंगे कि ये उत्तर भारत में ही है मैक्सिमम। ये वही है जो अभी फिगर हमने पीछे देखा था, ये वाला, वही सब वहाँ पे भी दिखाए गए। आगे देखते हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। तो अगर पूछा जाए कि जनपदों के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो दिल्ली का पुराना किला, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा हम लोगों ने एक चीज़ के लिए और बताया था पीछे, यहाँ से 1000 BC के आसपास लोहे के साक्ष्य सबसे पहले दिखाई देते हैं। तो आगे देखते हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र, तो ये पेंटेड ग्रे टाइप के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मानस जनपद काल में हमें किस तरह के बर्तन दिखते हैं, पेंटेड ग्रे वाले, चित्रित धूसर पात्र। आगे, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। इसका फिगर देख लेते हैं हम लोग। ये इस तरह का है, ये आप लोग देख रहे होंगे। कुछ इस पे कलाकारी भी की गई है, ज्यामिति जैसे कुछ है। ये वही चित्र धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अब देखिए, हेडिंग है महाजनपद। तो जन से कैसे जनपद, और जनपदों से भी अब महाजनपद। करीब 2500 साल पहले, 2500 साल पहले आप अंदाज़ा लगाइए, 2000 साल आज के, और ज़ीरो से पहले के 500 साल, मतलब कि लगभग 500 BC, वही टाइम पीरियड जो हम लोग अभी कह रहे थे 600 BC के आसपास महाजनपदों का उदय हुआ। तो करीब 2500 साल पहले, 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे नवपाषाणकालीन बस्तियों से लेकर और अब किलेबंदी तक होने लगी। देखिए, इसमें कई बार हमारे पास क्वेश्चन महाजनपद और उनकी राजधानियों से भी बनते हैं। तो NCERT क्लास 6 में तो ज़्यादा राजधानियाँ नहीं दी गई हैं, इसको आगे देख लेंगे हम लोग। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर
अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। तो देखिए, किलेबंदी कभी भी किसी भी टाइम में अगर की गई है तो वो क्यों की जाएगी? दूसरे राजाओं से अपनी सुरक्षा के लिए या फिर एक अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए। इसी तरह इस समय भी हुई। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, तो बिना संसाधनों के कैसे संभव हो पाएगा? अब राजा सेना रखने लगे थे। तो देखिए, अभी तक हम देख रहे थे ऋग्वैदिक काल में जन थे, कबीले, उनके पास अपनी स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। पहले वेतन भी नियमित नहीं था, ना वो टैक्स लेते थे, वो केवल युद्ध से धन अर्जित करके उसमें से एक हिस्सा अपने पास रखते थे। लेकिन अब सेना भी रखी जाने लगी और सिपाहियों को भी नकद वेतन दिया जाने लगा। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। आहत सिक्के का मतलब होता पंच मार्क वाले सिक्के, जिन्हें एक खांचे के रूप में ढाल के बनाया जाता था। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारे पास आगे एक फोटो है, एक कौशाम्बी किले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। तो ये कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं ये। उसके बाद टैक्सेशन, ये देखते हैं हम लोग। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसके लिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। तो देखिए, सेना रखने के लिए उन्हें वेतन भी देना है और अन्य भी संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए उन्होंने अब कर लेना शुरू कर दिया। पहले ये लोग क्या करते थे, जनता जो उपहार देती थी, हमने देखा भी था भाग और बलि जैसे, तो उसके आधार पर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। इसके साथ ही फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। सॉरी, मैंने अभी शायद पीछे बलि के साथ भाग का भी जिक्र कर दिया। भाग तो टैक्स ही था, लेकिन बलि जो था वो उपहार के रूप में दिया जाने वाला था। आगे लिखा है, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे मान लीजिए उनसे कह दिया गया कि भाई 1 महीने में तुम 2-3 दिन हमारे यहाँ भी काम करोगे, टैक्स मत दो, लेकिन उसकी जगह काम करने आ जाना। इस तरह से, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में देना पड़ता था। जैसे जो पशुपालक है उससे कह दिया कि तुम हमारे लिए दूध ले आओ, तो वो दूध ही टैक्स के रूप में ले लिया। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आगेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। मतलब टैक्सेशन का कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं था कि नकद ही लेना है या गेहूँ लेना है, क्या करना है। जिसका भी जो कारोबार है उसके हिसाब से उससे टैक्स ले लिया जाता था। अब यहाँ हमें कृषि में भी परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो देखते हैं, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। पहला, हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। तो जब लोहे के फाल बनने लगे, अतरंजी खेड़ा से हमें साक्ष्य में मिले हैं 1000 BC में, तो जब लोहे के फाल मिल गए तो इससे ज़मीन अधिक ज़्यादा जोती जाने लगी, तो फसल उत्पादन बढ़ेगा। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया, जैसे आज धान बोया जाता है। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। अब देखिए, खेतीहर मजदूर के लिए यहाँ कमकार शब्द आया है। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं कि
प्राचीन भारत के संदर्भ में कमकार शब्द का प्रयोग किस रेफरेंस में मिलता है? तो ये कौन थे? भूमिहीन खेतीहर मजदूर। आइए नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है मगध। देखिए आगे हम लोगों को मगध और वज्जी इन दो के बारे में बताया गया है। मगध को हम जैसे भी डिस्कस कर रहे थे कि मगध किस तरह से एक साम्राज्य के रूप में उभरा, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कारण थे मगध ही एक साम्राज्य के रूप में उभरा, और एक गणराज्य की परिकल्पना हमें उस समय दिखाई देती है, वज्जी गणराज्य, उसके बारे में भी आगे डिस्कस किया गया है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर डिस्कशन।